इन दिस वीडियो हम ये डिस्कस करेंगे कि किन कारण से जो ब्रिटेन है उसने जो जर्मनी है उस पे वॉर डिक्लेयर करी। क्या-क्या हुआ ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में वर्ल्ड वॉर 1 से पहले। और उस समय जो ब्रिटेन की राइवलरी है इवन फ्रांस के साथ थी, रशिया के साथ थी, टू सम एक्सटेंट इवन जो यूएसए है उसके साथ भी थी। बट किस कारण से जो ब्रिटेन है उसने जर्मनी को आइडेंटिफाई करना स्टार्ट कर दिया एज नंबर वन एनिमी। और उस समय जो ब्रिटेन है इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन के कारण प्लस जो कॉलोनिज्म है उस कारण से पूरी दुनिया का एक डोमिनेंट पावर था 19th सेंचुरी में। बाय 1880 के आसपास उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट थी और जो ट्रेड था वो जो पूरी दुनिया का लगभग 25% के आसपास था। बाय 1900 के आसपास जो ब्रिटेन की कॉलोनीज थी वो मॉडर्न डे इंडिया हो, बर्मा हो, मलेशिया हो, सिंगापुर हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कनाडा हो, इवन जो अफ्रीका की बहुत सारी कंट्रीज थी उस पर डायरेक्ट कंट्रोल था ब्रिटेन का। इवन वैसे प्लेसेस जहाँ पे उसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं था, डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, वहाँ वो इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था। लैटिन अमेरिका की बहुत सारी कंट्रीज़ में, ओशन गल्फ में, इजिप्ट में। और इन सब कारण से जो ब्रिटेन है, वो उस समय बहुत ही ज़्यादा डोमिनेंट था। और इन सब में जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल किसी ने निभाया था, दैट वाज़ ब्रिटिश नेवी। ब्रिटेन जो अपनी एम्पायर है, प्लस जो डोमिनेंस है, ब्रिटिश नेवी के कारण ही सस्टेन कर पा रहा था। पर धीरे-धीरे जो बहुत सारे न्यू पावर्स हैं, वो इमर्ज कर रही थी। इनकी इकोनॉमिक कंडीशन हो, मिलिट्री कंडीशन हो, वो ड्रास्टिकली इम्प्रूव हो रही थी। और जो ब्रिटेन है, वो मेनली वरीड था अबाउट 4 पावर्स, रशिया, फ्रांस, यूएसए और जर्मनी। जो रशिया है, उसकी सबसे बड़ी आर्मी थी पूरे यूरोप में, प्लस तीसरी सबसे बड़ी नेवी। और रशिया इंडस्ट्रियली ड्रास्टिकली ग्रो कर रहा था। इसके साथ-साथ उसकी सबसे बड़ी लैंड मास थी, मतलब वास्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज भी थे। और जैसे-जैसे जो रशिया है, उसने जो न्यू रेलवे लाइन्स बिल्ड करी, इस कारण से वो जो अपनी पावर है, उसे और भी दूर प्रोजेक्ट कर सकता था। क्योंकि उस समय जो रेलवे है, आर्मी के मोबिलाइजेशंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था। और उस कारण से जो ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस था मिडल ईस्ट में, साउथ एशिया में, उसे एक हद तक वो थ्रेटन कर रहा था। इसके साथ-साथ जो रशिया का अलायंस था फ्रांस के साथ, इस कारण से जो ब्रिटेन है, उसे लगता था कि हो सकता है उनको दोनों कंट्रीज़ के साथ एक साथ लड़ना पड़े। जो फ्रांस है, वो पास से ही एक इम्पीरियल कॉम्पिटिटर रहा था। उसकी सेकंड सबसे लार्जेस्ट एम्पायर थी आफ्टर ब्रिटेन। और दोनों कंट्रीज़ के बीच में कॉलोनीज़ को लेकर के पास्ट में भी बहुत सारे डिस्प्यूट्स हुए थे। बहुत जगह जो दोनों कंट्रीज़ हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट वॉर में गई थी। और जो फ्रांस का अलायंस था रशिया के साथ, उस कारण से जो ब्रिटेन है, उससे और भी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ रहा था अपने मिलिट्री पे। जो यूएसए है वो इमर्ज कर रहा था एज ए कॉन्टिनेंटल पावर, क्योंकि उसके पास लैंड मास बहुत ज़्यादा था। इस कारण से वो जो ब्रिटेन का इन्फ्लुएंस है स्पेशली इन द वेस्टर्न हेमिस्फेयर, उसे थ्रेटन कर रहा था। यूएसए की जो पॉपुलेशन थी वो लगभग दुगुना थी एज कम्पेयर टू ब्रिटेन। और नेचुरल रिसोर्सेज की कमी नहीं थी। और वो जो कंटिन्यूसली है वो ग्रो कर रहा था। यूएसए की जो इकोनॉमी है उसने जो ब्रिटेन है उसे ओवरटेक कर लिया बाय 1870s के आसपास। और वहाँ वो रुके नहीं। बाय 1913 के आसपास जो ब्रिटेन है उसका जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट है वो लगभग 13% के आसपास था पूरी दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट का। बट जो यूएसए है उस समय 32% के आसपास पहुँच गया था। और जैसे-जैसे जो यूएसए है, उसके पास और ज़्यादा पैसा आया, उसने जो अपनी नेवी है, उसे मॉडर्नाइज़ करनी स्टार्ट करी। और उसके बाद जो यूएसए है, स्पेशली इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर, वो और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो गया। जो ब्रिटेन की कई जगह डोमिनेंस थी, उसे थ्रेटन करने लग गया। और इस कारण से 1895 में वेनेजुएलन बॉर्डर क्राइसिस के कारण एक चांस भी क्रिएट हो गया था कि जो यूएसए है और जो ब्रिटेन है, उसके बीच में एक वॉर भी हो जाए। जो जर्मनी है अपने यूनिफिकेशन के बाद जो कि 1871 में हुआ, एक स्ट्रॉन्गेस्ट लैंड पावर हो गया था पूरे यूरोप में। इवन जो जर्मनी की इंडस्ट्री है वो भी ड्रास्टिकली ग्रो कर रही थी। और इस कारण से वो जो ब्रिटेन के प्रोडक्ट्स हैं उससे वो कम्पीट कर पा रहे थे। और इसीलिए बिफोर 1900 जो ब्रिटेन है उसे एक इकोनॉमिक राइवल की तरह दिखती थी rather देन की कोई स्ट्रेटेजिक राइवल। बट धीरे-धीरे जो जर्मनी है वो इकोनॉमिकली हो, मिलिटरली हो, कल्चरली हो, धीरे-धीरे जो पूरे यूरोप है उसे डोमिनेट करने लगता है।
जैसे बाय 1914 के आसपास जो जर्मनी की पॉपुलेशन थी वो लगभग 65 मिलियन के आसपास थी, जो कि लगभग दुगना थी एज कम्पेयर टू ब्रिटेन। जर्मनी इवन जो इकोनॉमिकली है वो जो ब्रिटेन है उसे सरपास कर लेता है बाय 1910 के आसपास। बाय 1913 के आसपास इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट थी वो 14.8% के आसपास थी, और ब्रिटेन उस समय 13.6% के आसपास ही बचा था। इवन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो जर्मनी है उस समय बेस्ट था पूरी दुनिया में। जैसे जब नोबेल प्राइज स्टार्ट हुई 1901 में, और जब वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हुआ 1914 के, इस बीच में जो जर्मनी है लगभग 18 के आसपास नोबेल प्राइज जीतता है, जो कि दुगना था एज कम्पेयर टू ब्रिटेन। इवन इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री अलोन इनकी जितनी नोबेल प्राइज थी वो दुगना थी, अगर हम यूके और जो यूएसए है उसे कंबाइन कर दे फिर भी। इन इलेक्ट्रिक एंड पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री जो कि उस समय एक न्यू और एमर्जिंग इंडस्ट्री थी, जो जर्मनी है बाय 1900 के आसपास जो ऑर्गेनिक केमिकल इंडस्ट्री है उसके जो मार्केट है उसे 90% के आसपास कंट्रोल करता था। एंड बाय 1913 के आसपास जो जर्मनी है जितना इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा था वो अगर हम ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, इटली हो, इनको अगर हम कंबाइन कर दे इनसे भी ज़्यादा था। और इनकी जो रेलवे लाइंस थी वो भी दुगना थी एज कम्पेयर टू ब्रिटेन। बट डिस्पाइट ऑल दिस रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ और जो इतनी सारी नेशनल अचीवमेंट थी, इसके बाद भी जो बहुत सारे जर्मन्स हैं उन्हें लगता था कि अभी भी इट्स नॉट इनफ। जो जर्मनी का ऑरा है पूरी दुनिया में उतना ज़्यादा नहीं है। दे बिलीव कि जो फ्यूचर है इट बिलोंग्स टू द वर्ल्ड पावर्स। वैसे सुपर पावर्स जिनका साइज बहुत ज़्यादा बड़ा है, उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, फास्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैं, और उसी टाइप की जो पावर्स हैं वो जो दुनिया है उसे डोमिनेट करेगी। एंड उस टाइप की पावर थी अमेरिका और रशिया, जो कि एक कॉन्टिनेंटल साइज पावर थी जिनके पास फास्ट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज थे। जो ब्रिटेन है कोई कॉन्टिनेंटल साइज पावर नहीं था, पर ब्रिटेन के पास एक बहुत ही बड़ी ओवरसीज एम्पायर थी, बहुत सारी कॉलोनीज थी, और इसके साथ साथ एक ह्यूज फ्लीट थी, मतलब नेवी थी, जिस कारण से वो जो अपनी एम्पायर है, जो डोमिनेंस है, उसे सस्टेन कर रहा था। और इसीलिए जो जर्मनी है उसे लगा कि उसे भी कॉलोनीज क्रिएट करनी पड़ेगी अगर उसे वर्ल्ड पावर बनना है तो। और इसी समय और भी जो बहुत सारे न्यू कंट्रीज हैं लाइक जापान हो, इटली हो, यूएसए हो, बेल्जियम हो, इन्होंने भी अपनी कॉलोनीज क्रिएट करनी स्टार्ट करी। बट जो सबसे बड़ा डिफरेंस था बिटवीन जर्मनी एंड अदर कंट्रीज वो ये था कि सबसे फर्स्ट जिस लेवल की नेशनल पावर थी जर्मनी के अंदर, इकोनॉमिकली हो, मिलिट्रली हो, जर्मनी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था। प्लस इसके साथ साथ जो उनके अंदर डिज़ायर थी कि जो कॉलोनियल स्टेटस को है उसे चेंज करने की, वो भी बहुत ही ज़्यादा थी। जर्मनी को लग रहा था कि वो लेट कमर हैं, जब वो डिवाइडेड थे उस समय जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने जो ग्लोब है उसे आपस में डिवाइड कर लिया, बहुत सारी कॉलोनीज क्रिएट कर लिया, और इसलिए जो कई सारे जर्मन्स हैं दे फील चीटेड। और ये जो रिजेंटमेंट है प्लस जो विक्टिमाइजेशन की फीलिंग है, अगर किसी में सबसे ज़्यादा थी दैट वाज केसर विलियम टू, जो कि एम्परर बने जर्मनी के 1888 में। और इन्होंने एम्परर बनने के 2 साल बाद ही जो बिस्मार्क हैं उसे डिसमिस कर दिया। और बिस्मार्क ने जो फ्रांस है उसे एक हद तक आइसोलेटेड रखा था, क्योंकि फ्रांस से ही उन्होंने विक्ट्री के बाद जो जर्मनी है उसे यूनिफाई करने में सक्सेसफुल रहे थे। और इसीलिए जो जर्मनी के रिलेशंस हैं उन्होंने रशिया के साथ वो अच्छे रखे थे, जिससे ऐसा ना हो कि जो फ्रांस हो और जो रशिया हो उसका कोई अलायंस फॉर्म हो। और जो कैसर की नई गवर्नमेंट है उन्होंने जो वो सीक्रेट ट्रीटी बिस्मार्क ने साइन करी थी, जिससे वो ये मेक श्योर कर रहे थे कि जो रशिया है वो फ्रांस को ज्वाइन ना करे अगर वो कभी जर्मनी पे अटैक करता है। वो जो सीक्रेट ट्रीटी है उसे जो कैसर की गवर्नमेंट है उसने लैप्स होने दिया। इसके बाद जो फ्रांस है उसे एक अपॉर्चुनिटी देखा, और उन्होंने जो मॉस्को है मतलब जो रशिया है उसके साथ एक अलायंस क्रिएट कर ली। इन 1819 जो एक अमेरिकन नेवल स्ट्रैटेजिस्ट थे एल्फ्रेड टी महान, उन्होंने एक बुक पब्लिश करी, द इन्फ्लुएंस ऑफ सी पावर अपॉन हिस्ट्री। एंड उन्होंने जो ब्रिटेन है उसका एग्जाम्पल देते हुए ये कहा कि जो नेवल स्ट्रेंथ था, जो नेवल पावर था, दैट वाज द मेन फैक्टर बिहाइंड ग्रेट पावर सक्सेस। जो ब्रिटेन है, इतनी सारी जो कॉलोनीज हैं, इतनी सारे जो सक्सेस हैं,
वो इसीलिए अचीव कर पाया क्योंकि उसकी जो नेवल स्ट्रेंथ थी वो बहुत ज़्यादा थी। इसलिए जो ब्रिटेन है इतनी कॉलोनीज़ हो, इतनी जो वेल्थ हो वो क्रिएट कर पाया। और जो महान की बुक है उसका भी एक अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ा केज़र पे। इस चीज़ ने उसे कन्विंस कर दिया कि अगर जर्मनी को एक ग्रेट पावर बनना है, उसके लिए जो नेवी है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो 2 और इंसिडेंट हैं, उसने केसर को और भी ज़्यादा कन्विंस कर दिया है कि जो नेवी है, वो उनके लिए कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे जब केसर विलियम ने 1896 में जब इधर साउथ अफ्रीका में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बिटवीन बोर लीडरशिप एंड ब्रिटेन, उस समय उन्होंने जो बोर के लीडर्स हैं, उन्हें एक टेलीग्राम भेजा एंड उन्होंने कहा कि हो सकता है उन्हें वो सपोर्ट दे अगेंस्ट ब्रिटेन। जैसे ही ब्रिटेन को पता चलता है दे वर आउटरेज। ब्रिटेन के जो फॉरेन ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये कहा कि अगर जर्मनी कुछ ऐसा करता है तो जो ब्रिटेन है वो जर्मनी के अगेंस्ट वॉर में चला जाएगा। इसके साथ साथ जो ब्रिटेन है उसने ये भी कहा कि वो जो जर्मनी है उसका वो ब्लॉकेड कर देंगे और इस कारण से जर्मनी का कॉमर्स है जो ट्रेड है वही खत्म हो जाएगा। और दूसरा इंसिडेंट था वेनेजुएलन बॉर्डर क्राइसिस जो कि 1895 से 96 के बीच में चला, जहाँ जो यूएसए है और जो ब्रिटेन है वो एक दूसरे के अगेंस्ट आ गए। इसमें हुआ क्या कि जो ब्रिटिश गुआना है प्लस जो वेनेजुएला है उनके बीच में एक बॉर्डर डिस्प्यूट्स थी और यहाँ जो ब्रिटेन है वो जो ब्रिटिश गुआना है उसे सपोर्ट कर रहा था। बट जो यूएसए है वो यहाँ पे जो वेनेजुएला है उसके सपोर्ट में आ जाता है और यहाँ जो ब्रिटेन है उसे वो प्रेशराइज करता है कि वो बैक डाउन करे एंड इवेंचुअली जो यूएसए का प्रेशर है उस कारण से जो ब्रिटेन है यहाँ इवन बैक डाउन भी कर जाता है। और इस इंसिडेंट से जर्मनी ने देखा कि यहाँ जो ब्रिटेन है उसने इसलिए बैक डाउन किया क्योंकि अमेरिका जो है इधर बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो गया था और इसीलिए उन्होंने एक लेसन लर्न करी कि दी ओनली वे जिससे ब्रिटेन जो है वो बैक डाउन करेगा, उन्हें रिस्पेक्ट करेगा, वो तभी होगा जब जर्मनी जो है नेवी के मामले में अच्छा खासा पावरफुल हो। उसके बाद जो कैसर विलियम है उन्होंने जो एल्फ्रेड ट्रिपेज है उसे इलेक्ट किया एज ए हेड ऑफ नेवल डिपार्टमेंट 1897 में, जिससे जो जर्मनी है वो अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन इसे ज्वाइन करे एज वन ऑफ द फोर वर्ल्ड पावर्स। और जो त्रिपेज का आइडिया था वो ये था कि जो जर्मनी है अगर उसे वर्ल्ड पावर बनना है उसे उसके लिए एक्सपैंड करना पड़ेगा और जो ब्रिटेन है जो कि उस समय का डोमिनेंट पावर है वो कोशिश करेगा जर्मनी को रोकने की। इसीलिए जो त्रिपेज है उसका इनिशियल एम ये था कि जो ब्रिटेन है उसे ज़्यादातर चीज़ें पता ही ना चले। इसीलिए वो जो पब्लिकली है वो ये कहता था कि जो जर्मनी है उसे अपनी नेवी को इसीलिए एक्सपैंड करना है क्योंकि उसे अपनी कॉमर्स प्रोटेक्ट करनी है। पर एट द सेम टाइम जो प्राइवेटली है वो जो कैसर विलियम है उससे ये अग्री कर चुका था कि इनका जो प्राइमरी एम होगा, प्राइमरी पर्पस होगा, वो ये होगा कि जो ब्रिटेन का डोमिनेंस है उसे ख़त्म करना। और जो त्रिपेज है उसका अल्टीमेट एम ये था कि जो जर्मनी की नेवी उतनी स्ट्रांग जितनी इंग्लैंड की नेवी है। जो त्रिपेज है वो जो पब्लिक ओपिनियन है उसे मोबिलाइज करने में भी सक्सेसफुल रहा नेवल प्रोग्राम के लिए। प्लस इवन जो रीच टैग है मतलब जो पार्लियामेंट है उसमें भी वो लॉबिंग कर पाया और इन सब कारणों से फर्स्ट नेवल लॉ पास की गई 1898 में, जिसमें कहा गया कि 19 के आसपास बैटलशिप बिल्ड की जाएगी। इसके बाद सेकेंड नेवल लॉ पास किया गया 1900 के आसपास, जिसमें सीधे इसे दुगना कर दिया गया, कहा कि 38 के आसपास जो बैटलशिप है वो बिल्ड की जाएगी। इधर जो ब्रिटेन है उसमें एज अर्ली एज 1900 के आसपास जो ब्रिटेन के एडमिरल्टी है उन्होंने ये एक्नॉलेज करना स्टार्ट कर दिया था कि जो जर्मनी है हो सकता है रशिया को ओवरटूक कर ले एज वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट नेवल पावर। इसका मतलब है कि जो ब्रिटेन है उसे जो टू पावर स्टैंडर्ड है उसे रिव्यू करना पड़ेगा। टू पावर स्टैंडर्ड ये था कि जो ब्रिटेन है अपनी नेवी को अपने जो दो स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल है, जो दो नेक्स्ट राइवल है, उसकी कंबाइंड नेवी से भी ज़्यादा स्ट्रांग रखेगा और इनिशियली इसे फ्रांस और रशिया को ध्यान में रख के बनाया गया था। इसके बाद 1902 में जो जर्मनी का 1900 का जो नेवल लॉ था उसे साइड करते हुए जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी है उन्होंने कैबिनेट को ये भी कहा कि वो पूरी तरीके से कन्विंस हैं कि जो जर्मनी है अपनी नेवी को जो ब्रिटेन है उसे ध्यान में रख के बिल्ड कर रहा है। बट उसके बाद भी जो उस समय ज़्यादातर जो ब्रिटेन में लोग थे, जो कैबिनेट में लोग थे,
उन्होंने जो त्रिपेज का जस्टिफिकेशन है कि वो अपने कॉमर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए नेवी बिल्ड कर रहा है, उसे वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। पर जैसे-जैसे टाइम बढ़ता है, धीरे-धीरे जो ब्रिटेन है, वो ये रियलाइज़ करना स्टार्ट करता है कि जो जर्मनी की फ्लीट है, उसका जो रियल टारगेट है, वो ब्रिटेन है। और इसके बाद जो दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस हैं, वो खराब होने लगते हैं। इस समय जो ब्रिटेन है, वो एक और चीज़ एक्नॉलेज करता है, दैट इज़ कि उनके लिए जो अपनी नेवल सुप्रीमेसी है, वो हर एक जगह मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है। क्योंकि बहुत सारी जो न्यू कंट्रीज़ हैं, वो राइज़ कर रही है। इधर अमेरिका, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जापान और जो रशिया है, वो ईस्ट में। और सबसे बड़ा जो डिफरेंस था अमेरिका, जापान, रशिया और जर्मनी के बिल्डअप में, वो ये था कि जो जर्मनी का डिस्टेंस है ब्रिटेन से, वो कुछ ही 100 माइल्स के आसपास था। और इसके बाद जो ब्रिटेन है, उन्होंने जो अपनी नेवी पे प्रेशर है, वो एक हद तक कम करना स्टार्ट किया। उन्होंने जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर की डोमिनेंस है, वो यूएसए के हाथ में छोड़ दी। उसे अब उन्होंने चैलेंज नहीं किया। इसके साथ-साथ इन्होंने 1982 में जो जापान है, उसके साथ एक डिफेंसिव अलायंस जॉइन करी, जिसका इनिशियल टारगेट मेनली रशिया था। बट इसने ये भी मेक श्योर किया कि जो जापान है, अब जर्मनी के साथ कोऑपरेट नहीं कर पाएगा। उसके बाद इन्होंने फ्रांस के साथ 1904 में इन्फांटे कॉर्डियल साइन करी, जिससे जो बहुत सारे कॉलोनियल डिस्प्यूट्स हैं, वो उन्होंने रिज़ॉल्व किया फ्रांस के साथ। इसी बीच में इधर 1905 में जो रशिया है, उसे हरा देता है जापान। और उसके बाद जो जर्मनी है, वो मूव कर जाता है 3rd नंबर पे। उसकी जो नेवी है आफ्टर ब्रिटेन एंड फ्रांस, तीसरी सबसे अच्छी नेवी हो गई थी। एंड इनिशियली जो रशिया का डिक्लाइन है, उसे एक हद तक पॉजिटिव वे में लेता है ब्रिटेन, क्योंकि जो रशिया है मिडल ईस्ट में हो, साउथ एशिया में हो, जो ब्रिटेन की डोमिनेंस थी, इन्फ्लुएंस थी, उसे एक हद तक थ्रेटन कर रहा था। बट एट द सेम टाइम अब इसका ये भी मतलब है कि जो रशिया है, वो फ्रांस का उतना इफेक्टिव अलाई नहीं हो पाएगा अगेंस्ट जर्मनी। और इससे एक चांस क्रिएट हो गया था कि ऐसा ना हो कि जो जर्मनी है, जो बैलेंस ऑफ पावर है यूरोप में, उसे अपसेट कर दे। और हमेशा ही जो ब्रिटेन है, उसका ये एम रहा था कि कोई भी जो एक पावर हो, जो मेनलैंड यूरोप है, उसे वो डोमिनेट ना करने लगे, जो कि अल्टीमेटली उसे थ्रेटन कर सकता था। क्योंकि अगर वो बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा, उसके पास उतनी स्ट्रांग नेवी बन जाएगी, उसके बाद वो ब्रिटेन पे अटैक कर सकता है। इसके बाद 1907 में जो फ्रांस है, उसके प्रेशर के कारण जो ब्रिटेन है, उसने जो रशिया है, उसके साथ एक कन्वेंशन साइन करी, जिससे जो बहुत सारे कॉलोनियल डिस्प्यूट्स थे ब्रिटेन और रशिया के बीच में, उन्हें उन्होंने होल्ड पे डाल दिया। और उसके बाद एक ट्रायलेटरल अलाइनमेंट क्रिएट हो गई ब्रिटेन और जो फ्रांस है और जो रशिया है, इन तीनों के बीच में। इसमें से भी जो फ्रांस और रशिया का अलायंस था, वो नेटो टाइप अलायंस था कि मेरे पे अटैक तो तुम पे अटैक। बट जो ब्रिटेन की अलायंस थी, वो नेटो टाइप अलायंस नहीं थी। इधर जो जर्मनी के जो नेवल चीफ थे त्रिपेज, उन्होंने फंडामेंटली मिसजज कर लिया कि उनके जो एक्शंस हैं, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा जर्मनी और जो ब्रिटेन है, उसके रिलेशंस पे। सबसे फर्स्ट उन्होंने ये अज्यूम किया था कि जो ब्रिटेन है, उसे पता नहीं चलेगा कि जो जर्मनी है, अपनी जो नेवी है, उसे एक्सपैंड कर रहा है। ऐसा हुआ नहीं। इसके साथ-साथ उन्होंने ये भी अज्यूम किया था कि जो ब्रिटेन है, वो अपने आप को जो बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, उसके साथ अलाय नहीं कर पाएगा। और इस कारण से अल्टीमेटली वो जो जर्मनी है, उसे न्यूट्रलाइज़ नहीं कर पाएगा। दोनों के दोनों जो असम्पशन हैं, वो गलत साबित हुए। जो ब्रिटेन है, उसने जापान के साथ, यूएसए के साथ, फ्रांस के साथ, रशिया के साथ, सबके साथ अपने आप को अलाय किया। इसके साथ-साथ जो त्रिपेज हैं, उन्होंने ये भी अस्यूम किया था कि जो ब्रिटेन है, उस अमाउंट में जो अपनी फ्लीट्स हैं, उसे जर्मनी के अगेंस्ट कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो ब्रिटेन की जो नेवी थी, एक हद तक फ्रेगमेंटेड थी, बहुत सारी कॉलोनीज़ थी, उन्हें उससे प्रोटेक्ट करना था। इसके साथ-साथ उन्हें ये भी लगा कि उतना वो पैसा खर्च भी नहीं करना चाहेगा, जिससे वो जो जर्मनी के शिप बिल्डिंग प्रोग्राम है, उसे एक हद तक मैच कर सके। ये भी जो दोनों असम्पशन हैं, बाद में गलत साबित होंगे। जो ब्रिटेन का डिप्लोमेटिक अलाइनमेंट था कंट्रीज लाइक फ्रांस, जापान एंड टू सम एक्सटेंट इवन जो यूएसए के साथ, इस कारण से अब वो अपनी जो नेवी है लगभग 75% के आसपास जो अपनी नेवी है, उसे अब जो जर्मनी की फ्लीट्स हैं उसे काउंटर करने के लिए लगा देता है। इसके साथ-साथ जो ब्रिटेन है, उन्होंने जो अपनी फ्लीट्स हैं, उसका साइज़ इंक्रीज़ करना स्टार्ट किया और जो बहुत ही न्यू टाइप के जो बैटल शिप्स हैं, वो बिल्ड करनी स्टार्ट करी, जिसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस था, दैट वाज़ ड्रेडनॉट, जिसे पहली बार
1906 में लॉन्च किया गया। और जो ड्रेडनॉट है, जो बाकी प्रेडेसेसर्स हैं, उससे ज़्यादा फास्टर था, ज़्यादा लार्जर था, हेavily आर्म था, जिससे इनकी जो पावर है, वो एक हद तक ज़्यादा थी। और उसपे जो एक 12 इंच की गन थी, उस कारण से जो फायरिंग पावर है, प्लस जो स्ट्राइकिंग डिस्टेंस है, वो भी दुगना हो गया था। जो ट्रिपेज है, उसे जो ब्रिटेन की जो न्यू वेपन प्रोग्राम है, उसके बारे में एज़ अर्ली एज़ 1905 के आसपास पता चल गया था। और उसके बाद उसने ये डिमांड करनी स्टार्ट करी कि जो जर्मनी की नेवल स्पेंडिंग है, वो लगभग 35% के हिसाब से बढ़े। और उसके साथ-साथ उसने ये भी डिमांड करी कि एटलीस्ट जो 2 ठो ड्रेडनॉट है, वो एनुअली बिल्ड की जाए। इन एडिशन जो त्रिपिज है उसने जो केएल कनाल है उसकी जो वाइडनिंग है उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी, जिससे जो जर्मनी के ड्रेडनॉट्स हैं जो बाल्टिक सी है उससे जो नॉर्थ सी है उसमें बहुत ही फास्ट मूव कर पाए। इन 1911 के आसपास एक चांस क्रिएट हो गया था कि वॉर स्टार्ट हो जाए, जब इधर जो जर्मनी है अपनी नेवी को जो अटलांटिक ओशन है उसमें भेजती है, मोरक्को के पास एक नेवल बेस सिक्योर करने के लिए। और उस समय जो वहाँ फ्रांस है उसकी डोमिनेंस थी। मतलब जर्मनी जो फ्रांस की डोमिनेंस है उसे एक हद तक चैलेंज कर रहा था। इसके बाद जो फ्रांस है वो ब्रिटेन से हेल्प मांगता है, सपोर्ट डिमांड करता है। और जो ब्रिटेन है उसे ये लग रहा था कि यहाँ जो जर्मनी है वो जो फ्रांस है उसे एक हद तक एम्बैरस करना चाह रहा है। और उसके जो टाइज हैं ब्रिटेन के साथ उसे एक हद तक पेस्ट कर रहा है। यहाँ जो जर्मनी है इवेंचुअली ब्रिटेन के प्रेशर के कारण बैक डाउन कर जाता है। बट इनकी जो फ्रस्ट्रेशन है प्लस जो एंगर है टुवर्ड्स ब्रिटेन वो भी ज़्यादा बढ़ता है। ज़्यादातर जो जर्मनी की पॉपुलेशन है प्लस जो उनकी लीडरशिप है उन्हें लग रहा था कि जो कॉलोनीज हैं उनके लिए इसेंशियल है अगर उन्हें एक ग्रेट पावर बनना है। और अल्टीमेटली हो सकता है उनके सर्वाइवल के लिए। और अब ये लग रहा था कि जो जर्मनी है उतना एक्सपैंड नहीं कर पाएगा, एंड इट वाज मेनली बिकॉज ऑफ ब्रिटेन। वो जो 1911 का क्राइसिस है, उस समय जो चर्चिल थे, वो होम सेक्रेटरी थे एंड ये भी मान रहे थे कि जो ब्रिटेन है, उसे फ्रांस को डिफेंड करना चाहिए। और वो इसीलिए डिफेंड करना चाहिए कि ये मेक श्योर करो कि जो फ्रांस है, उसे ट्रैम्पल डाउन नहीं कर दे जर्मनी। उसके कुछ महीने बाद इन्हें जो फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमिरल्टी है, वहाँ अपॉइंट किया गया। एंड इसके बाद जो चर्चिल है, उन्होंने ये मेक श्योर करना स्टार्ट किया है कि जो ब्रिटेन है, वो पूरी तरीके से किसी बैटल के लिए रेडी रहे। बट एट द सेम टाइम उन्होंने बीच-बीच में जो ये नेवल रेस चल रही थी ब्रिटेन और जर्मनी के बीच में, इसे रोकने की भी कोशिश करी। जैसे 1912 में उन्होंने सर अर्नेस्ट कसेल, जो कि इंटरमीडिएटरी थे टू कैसर विलियम, इसे उन्होंने कहा कि जो जर्मनी है अगर जो अपनी नेवल प्रोग्राम है उसका जो पेस है उससे अगर वो कट कर देगा, तो जो ब्रिटेन बहुत सारे एक्शंस ले रहा है जर्मनी के अगेंस्ट, वो एक्शंस नहीं लेगा। जो कसल है उन्होंने जो केजर है उससे ये प्रपोज किया कि सबसे फर्स्ट जो ब्रिटेन है उसकी जो सुपरियरिटी है, जो नेवल सुपरियरिटी है, वो एक्सेप्ट करे जर्मनी। इसके साथ साथ जर्मनी जो पेस है अपने नेवल प्रोग्राम का उसे एक हद तक रिड्यूस करे। और इन रिटर्न जो ब्रिटेन है, जो जर्मनी चाह रहा है बहुत सारी कॉलोनीज क्रिएट करना, उसमें उसे असिस्ट करेगा ब्रिटेन। इसके साथ-साथ उसने ये भी कहा कि जो जर्मनी है और जो ब्रिटेन है, एक दूसरे के अगेंस्ट जो अग्रेसिव एक्शंस हैं, ये लेने से बचेगा। एंड ऑन हिज रिटर्न जो कसेल है, उसने ये कहा कि जो इनिशियली जो कैसर विलियम है, एक हद तक इस चीज़ को लेकर के एक्साइटेड था, इस प्रपोजल को लेकर के। बट इसके कुछ समय बाद जो ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर वॉर है, रिचार्ड हल्डेन, जब वो पहुंचते हैं फॉलो अप मिशन के लिए जर्मनी, उस समय जो जर्मनी है, बस यही एक्सेप्ट कर रहा था कि वो जो अपनी नेवल प्रोग्राम की जो पेस है, उसे एक हद तक रिड्यूस करेगा। इन रिटर्न जो जर्मनी है, वो ब्रिटेन से ये डिमांड करता है कि वो एक हद तक न्यूट्रल रहेगा। अगर यूरोप में जो यूरोपियन मेनलैंड है, उसमें अगर कोई वॉर स्टार्ट हुई, अब ब्रिटेन यहाँ ये डिमांड एक्सेप्ट कर लेता है कि जर्मनी के अगेंस्ट अगर कोई वॉर होता है, अगर कोई अटैक होता है, उसे वो जॉइन नहीं करेगा। बट एट द सेम टाइम वो ये भी कहता है कि जो बैलेंस ऑफ पावर है यूरोपियन मेनलैंड पे, उसे वो डिस्ट्रॉय नहीं करने देगा जर्मनी को। एंड अल्टीमेटली जो कैज़र है, जो पूरा प्रपोज़ल है, उसे ही रिजेक्ट कर देता है। इसके बाद मार्च 12, 1912 को जो कैज़र है, एक और जो सप्लीमेंट्री नेवल लॉ है, उसे प्रपोज़ करता है, उसे अप्रूव करता है, जिससे एडिशनली जो 3 और बैटल शिप्स हैं, वो बिल्ड की जाएगी।
इसके साथ-साथ उसने ये भी कहा कि जो जर्मनी के फ्लीट्स हैं, उसे पूरी तरीके से रेडी रखा जाए। इसके 1 वीक बाद जो चर्चिल है, उसने ये अनाउंस किया कि ये जो टू पावर स्टैंडर्ड है, इसे ये प्लेस करेगा। इसके साथ-साथ जो चर्चिल है, उसने ये भी अनाउंस किया है कि जो न्यू सप्लीमेंट्री नेवल लॉ है, इसके अंदर अगर जर्मनी 1 बैटलशिप बिल्ड करता है, तो जो ब्रिटेन है, वो 2 बैटलशिप बिल्ड करेगा। मतलब जितना जर्मनी बैटलशिप बिल्ड करेगा, जो ब्रिटेन है, वो कोशिश करेगा उससे दुगुना बैटलशिप बिल्ड करे। इसके बाद जो चर्चिल है, उसने फिर कोशिश करी कि जो नेवल रेस है, उसे एक हद तक ख़त्म किया जा सके। उन्होंने कहा कि 1913 में अगर जर्मनी 3 के आसपास जो बैटलशिप्स हैं, उसे अगर वो बिल्ड नहीं करेगा, तो जो ब्रिटेन है, जो 5 बैटलशिप है, वो बिल्ड नहीं करेगा, जो कि वो रिस्पॉन्स में करता। पर जो जर्मनी है, वो जो चर्चिल का प्रपोज़ल है, उसे वो रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो कहता है कि जो ब्रिटेन है, अपनी जो डोमिनेंस है, उसे मेंटेन करना चाह रहा है। इसके बाद भी फरवरी 1913 में बिकॉज ऑफ लैक ऑफ पॉलिटिकल सपोर्ट फॉर इंक्रीजिंग मिलिट्री एक्सपेंडिचर नेवल एक्सपेंडिचर मतलब जो नेवल एक्सपेंडिचर है उसे इंक्रीज करने का जो सपोर्ट है वो उतना नहीं मिलता त्रिपेज को डोमेस्टिक लेवल पे और उस कारण से जो त्रिपेज है वो जो पार्टलशिप का रेशियो है 16:10 का जो रेशियो है उसे वो एक्सेप्ट कर लेता है और इसके बाद ऐसा लगने लग गया कि जो नेवल रेस है बिटवीन ब्रिटेन और जर्मनी वो लगभग खत्म हो चुका है। जो जर्मनी है, जो नेवल पावर की जो गैप है दोनों कंट्रीज के बीच में, उसे एक हद तक कम करने में सक्सेसफुल रहा। बट अभी भी जो ब्रिटेन है, उसके पास 20 के आसपास ड्रेडनॉट थे और जो जर्मनी है, उसके पास सिर्फ 13 ही था। और कितना भी कोशिश करने के बाद जो जर्मनी की जो शिप बिल्डिंग प्रोग्राम है, वो जो ब्रिटेन है, उसे वो ओवरटुक नहीं कर पाई। इसके बाद 28 जून 1914 को जो नेफ्यू थे ऑस्ट्रिया हंगरी एम्परर जो कि जिनका नाम फ्रैंक जोसेफ था उनके जो नेफ्यू थे फ्रैंक फर्डिनांड उनकी हत्या कर दी जाती है बाय सर्बियन नेशनलिस्ट इन बॉस्निया और इसके बाद जो ऑस्ट्रिया हंगरी है और जो सर्बिया है उसके बीच में एक कॉन्फ्रंटेशन स्टार्ट हो जाती है जिसमें जो रशिया है वो फुली बैक कर रहा था सर्बिया को इसके बाद जुलाई 1914 में जो जर्मनी है उसने एक इनफेमस ब्लैंक चेक दिया वियना को जिसमें उन्होंने कहा कि जो ऑस्ट्रिया हंगरी है उसे वो पूरी तरीके से सपोर्ट करेगा चाहे वो जिस तरीके से रिटेलिएट करे सर्बिया के अगेंस्ट चाहे इस कारण से कोई जो यूरोपियन कॉम्प्लिकेशंस हैं वही क्यों ना स्टार्ट हो जाए अब इस केस में जो जर्मनी है, उसे पूरी तरीके से पता था कि अगर वो जो ऑस्ट्रिया हंगरी है, उसका जो रिटेलिएशन है, उसमें अगर वो पूरी तरीके से उसे सपोर्ट करेगा, जहाँ उसे पता था कि जो रशिया है, वो सर्बिया को पूरी तरीके से बैक करेगा, तो इसके चांसेस हैं कि जो रशिया है, उसके अगेंस्ट वॉर में जाना पड़े जर्मनी को और रशिया के अगेंस्ट वॉर मतलब फ्रांस के अगेंस्ट वॉर, क्योंकि रशिया और फ्रांस की एक नेटो टाइप अलायंस थी। अब इस टाइप का जो रिस्क है, वो लेने के लिए रेडी क्यों था जर्मनी? क्योंकि 1914 के आसपास जो पूरा इलाका है उसमें उसका एक ही अलाय बचा था दैट वाज ऑस्ट्रिया हंगरी और उसे लग रहा था कि अगर ये कोलैप्स हो गया और फ्यूचर में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुई उसका रशिया के साथ तो उस पूरे इलाके में वो अकेला पड़ जाएगा जर्मनी इधर जो रशिया है 1905 में जापान के अगेंस्ट हारने के बाद अपने आप को ड्रास्टिकली इम्प्रूव कर रहा था 1913 में उसने एक ग्रैंड प्रोग्राम लॉन्च करी जिसमें वो जो अपनी आर्मी है उसे ड्रास्टिकली एक्सपैंड करता और इसी एक्सपेक्टेड था कि बाय 1917 के आसपास जो रशिया की आर्मी है वो लगभग 3 गुना होगी एज कम्पेयर टू जर्मनी इसके साथ-साथ जो हेवी फ्रेंच इन्वेस्टमेंट है, उस कारण से जो रशिया की रेलवे सिस्टम है बाय 1914 तक वो और भी ज़्यादा बेहतर हो गई थी और इससे इनका जो आर्मी का मोबिलाइजेशन पीरियड है, वो लगभग 2 वीक्स तक पहुंच गया था एंड इनिशियली जो जर्मनी है, उसने ये अस्यूम किया था कि इसमें लगभग 6 वीक्स के आसपास लगेगा जो रशिया का रैपिड डेवलपमेंट था और उसके साथ साथ जो फियर ऑफ इंसर्कलमेंट था जो कि जो अलायंस है ब्रिटेन फ्रांस और जो रशिया है उसके अलायंस के कारण हुआ था इस कारण से जो जर्मनी है उनके जो लीडर्स हैं उनके अंदर फियर और इनसिक्योरिटी क्रिएट करी इस चीज़ ने उनके एटीट्यूड को और भी ज़्यादा अग्रेसिव कर दिया और उन्हें लगा कि अगर यहाँ इस वॉर में अगर वो सक्सेसफुल रहे तो ये जो इंसर्कलमेंट है उसे वो ख़त्म कर पाएंगे और 1914 में उनके पास वो अपॉर्चुनिटी थी कि अगर वो रशिया के अगेंस्ट जीत जाते हैं जो रशिया का इन्फ्लुएंस है बाल्कन में वो पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे या वो जो रशिया है उसे डिफीट कर देंगे बिफोर इट्स टू लेट
क्योंकि फ्यूचर में जो रशिया है, वो और भी ज़्यादा पावरफुल होगा। 28 जुलाई को जो ऑस्ट्रिया हंगरी है, उसने जो सर्बिया है, उस पे वॉर डिक्लेयर किया। इसके बाद जो जर्मनी है, उसने जो रशिया है और रशिया का जो अलाय है फ्रांस, इस पे वॉर डिक्लेयर किया। और जर्मनी के जो जनरल स्टाफ है, उन्होंने प्लान किया कि सबसे फर्स्ट जो फ्रांस है, उसे डिफीट करेंगे और उसके बाद जो रशिया है, उससे डील करेंगे। बट जो फ्रांस को हराने के लिए उन्होंने कहा कि जो लक्समबर्ग है और जो बेल्जियम है, उसे इन्वेड करना पड़ेगा। बट बाय इन्वेडिंग बेल्जियम जो जर्मनी है उसने जो रेड लाइन है वो क्रॉस कर दी ब्रिटेन के लिए, क्योंकि जो ब्रिटेन है उसका जो बेल्जियम है उसके साथ 1839 का एक ट्रीटी था। और इसके बाद जो ब्रिटेन है वो जर्मनी पे वॉर डिक्लेयर कर देता है। इवेंचुअली इन सब कारणों से वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट हो गई, जो कि 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक चला। इसमें जो टोटल डेथ थी वो लगभग 4 करोड़ के आसपास थी। एंड अल्टीमेटली ये जो वॉर है, जो ब्रिटेन का जो अलायंस है, वो इस वॉर को जीत जाता है। जर्मनी जो है इवेंचुअली इस वॉर को हार जाता है। अब इस केस में जो ब्रिटेन है, उसने जो जर्मनी है, उस पे वॉर डिक्लेयर क्यों करी? क्या वो इसलिए जस्ट बिकॉज़ ऑफ बेल्जियम? इन रियलिटी ऐसा था नहीं। इसका जो मेन रीज़न है, वो कुछ और ही था। जो ब्रिटेन की जो राइवलरी है, इवन जो फ्रांस हो, रशिया हो, उसके साथ भी थी। कई जगह दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे के अगेंस्ट थे। बट कोई भी जर्मनी इतना पावरफुल नहीं था कि जो यूरोप का बैलेंस ऑफ पावर है, उसे डिस्टर्ब कर दे। प्लस जिस लेवल की नेवल बिल्डअप कर रहा था जर्मनी, इससे अल्टीमेटली जो ब्रिटेन है, उसे लग रहा था कि उसकी जो सर्वाइवल है, उसकी जो सिक्योरिटी है, उसे थ्रेटन कर सकता है जर्मनी। क्योंकि जो ब्रिटेन है, उसे अटैक करने का एक ही तरीका है, दैट इज़ यूजिंग नेवी। इवन नेवल रेस जीतने के बाद भी जो ब्रिटेन की फियर और इनसिक्योरिटी है जर्मनी को लेकर के, वो ख़त्म हुई नहीं थी। क्योंकि उन्हें पता था कि जो जर्मनी है, उन्होंने डिमांड इसलिए एक्सेप्ट किया बिकॉज़ ऑफ डोमेस्टिक कंसर्न। बहुत सारे फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थे, उतना सपोर्ट मिल नहीं रहा था। और जैसे ये चीज़ें चेंज होगी, उसके बाद जो जर्मनी है, फिर से जो अपनी नेवल बिल्डअप है, वो करना स्टार्ट कर देगा। और इसीलिए इवेंचुअली जब 1914 में जब जर्मनी ने फ्रांस को इन्वेड किया, और फ्रांस के साथ-साथ फ्रांस को इन्वेड करने के चक्कर में लक्ज़मबर्ग हो, बेल्जियम हो, उसे जब इन्वेड किया, ब्रिटेन को लगा कि वॉर एक बेटर ऑप्शन है। क्योंकि अगर वहाँ वो जर्मनी के अगेंस्ट वॉर में नहीं गए और अल्टीमेटली अगर जर्मनी इस वॉर को जीत गया, अल्टीमेटली वो जो पूरा कॉन्टिनेंट है, उसे डोमिनेट करने लग जाएगा। और अगर कोई पावर जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होगा, उसके बाद वो उतना ज़्यादा पावरफुल होगा कि अल्टीमेटली वो जो ब्रिटेन के सर्वाइवल है, उसकी जो सिक्योरिटी है, वो थ्रेटन कर पाएगा, उसे थ्रेटन कर सकता है। इसलिए जो वॉर है, एक बेटर ऑप्शन है।